अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वालदेन ने इसका नाम शादीन रखा था। आगे चलकर वो शाहू के नाम से पुकारा जाने लगा। वो ज़ात का जट राजपूत था। विरासत में उसके पास 10-12 एकड़ अराजी थी। खेती बाड़ी से उसकी गुजर औकात होती थी। अच्छा वक्त गुजर रहा था। एक दफ़ा बारिशें कम हुई। इस वक्त नहरी पानी का निज़ाम तक न था। कुओं के पानी से फसलें काश्त की जाती। बारिशें न होने की वजह से कुएं भी खुश्क हो गए और खुश्क साली ने आन घेरा। लोग और माल मवेशी भूख प्यास से मरने लगे। कुछ लोगों ने तो वक्ती तौर पर नकले मकानी भी कर ली और कुछ खुश्क साली का मुकाबला करने लगे और कुछ लोग साहूकारों से सूद पर रकम लेकर गुजर औकात करने लगे। शाहदीन अभी जिंदा रहने के लिए उसको 500 रुपये की रकम की ज़रूरत थी और ये रकम उसने साथ वाले गांव के एक साहूकार लाला मूलचंद से सूद पर ली कि जो ही हालात साजगार हुए वो रकम बमे सूद साहूकार को वापस कर देगा। साल 2 साल इसी तरह गुजर गए। शादीन कर्ज वापस न कर सका। लाला मूलचंद को असल रकम की बजाय सूद से दिलचस्पी थी, इसलिए वो शादीन से सूद का तकाजा करता रहा। शादीन वादे के मुताबिक सूद की रकम इसको किसी न किसी तरह अदा करता रहा। अब बारिशें शुरू हुई और खुश्क साली का बहरान बड़ी हद तक टल गया। लोगों ने ज़मीन पर काश्तकारी शुरू कर दी। हारी सूनी की फसल पाबंदी से पानी मिलने की वजह से सोना उगलने लगी और लोगों ने सुख का सांस लिया। जब भी फसल तैयार होती साहूकार पाबंदी से आता और शादीन से अपने हिस्से की फसल उठा लेता। 5 साल का अरसा यूं ही बीत गया, लेकिन साहूकार की रकम खत्म होने का नाम ही ना लेती। एक मर्तबा जब साहूकार खेत से फसल उठाने लगा तो शादीन ने रोक लिया। लाला जी, मैं तो सूद देते देते थक गया हूँ। उसने कहा, आखिर तुम्हारी रकम कब पूरी होगी? मैंने तो अब तक सिर्फ सूद ही वसूल किया है, लाला जी ने कहा। असल रकम तुम्हारी तरफ 500 रुपये जो की तो है। लाले की ज़बानी असल रकम का सुनकर शादीन परेशान हो गया। लाला जी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है, शादीन ने गुस्से से भड़क कर कहा। अब मैं मज़ीद एक पैसा भी नहीं दूंगा। आइंदा मेरी ज़मीन पर फसल उठाने के लिए कदम न रखना, वरना तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की टांगें तोड़ दूंगा। पूरा गांव तुम्हारा हशर देखेगा। लाला मूलचंद ने यह सुना तो परेशान हो गया। आज तो तुम बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो शादीन, लाला ने कहा। जब कर्जा लेने आए थे तो उस वक्त भीगी बल्ली बने हुए थे। क्या मैंने तुम्हें उस वक्त दावतनामा भेजा था कि आओ और कर्जा ले जाओ? याद रखो, मेरी रकम मुबलिग 500 रुपये तुम्हारी तरफ वाजिबुल अदा है और वो तुम्हें हर हालत में अदा करना ही होगी। रकम का स्टाम्प पेपर मेरे पास महफूज है। अगर रकम यहाँ नहीं दोगे तो कोर्ट कचहरी और थाने तक तुम्हें ले जाऊंगा। किसी गलतफहमी में न रहना। देखा जाएगा, शादीन ने कहा। बस इतना करो कि यहाँ से तुम अपने साथियों को ले जाओ, वरना हो सकता है कि मैं तेज में आकर कुछ कर न बैठूं। राम राम मोला, लाला मूलचंद बोला। क्या तुम जबरू डाकू हो या फिर कोई बहुत बड़े बदमाश हो? अपनी औकात में रहो। मुझे खामखा डरा धमका रहे हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखो लोगों, क्या ज़माना आ गया है, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है लाला, शादी ने गज कर कहा। जो कहा है इसको समझो और यहाँ से दफा हो जाओ। चोर उचक्का कहीं का, गरीबों का खून चूसने वाला बनिया। तुम थैली देकर हवेली पर कब्जा जमा लेते हो। तुमने मुझे कर्जा देकर कोई एहसान नहीं किया, इसके एवज असल जर से भी ज्यादा रकम वसूल कर ली है। इसके बावजूद तुम्हारे खाते में रकम मेरे ज़ुम्मे बदस्तूर है। जाओ, जो मर्जी चाहे कर लो, अब तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। शादीन ने अपने अंदर का गुबार और गुस्सा निकालते हुए साहूकार से कहा। तुमने जितनी बकवास करनी थी ना, कर ली, लाला मूलचंद ने कहा। तुम्हारा गुरूर घमंड बहुत जल्द उतार दूंगा। जिस शख्स ने भी मेरी रकम वापस करने से इनकार किया है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ और उसे जेल की हवा खानी पड़ी है। लगता है कि तुम्हारा भी जेल की यात्रा करने को जी चाह रहा है। बातों बातों में तल्ख कलामी बढ़ गई और नौबत गाली गलौज के बाद लड़ाई झगड़े तक आन पहुंची। इसके डंगर खोलकर साथ ले चलो ओए, लाला मूलचंद ने अपने आदमियों से कहा। जब ये रकम वापस करेगा तो अपने माल मवेशी वापस ले लेगा। लाला जी ने अपनी घोड़ी पर बैठे बैठे अपने आदमियों को हुक्म दिया। लाला जी के कहने की देर थी कि उसके आदमियों ने, जो तादाद में 5 थे, शादीन के रकबे से माल मवेशी खोलना शुरू कर दिए। अभी वो डंगर खोल ही रहे थे कि शादीन के अंदर सोया हुआ
उखड़ राजपूत बेदार हो गया और उसने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर लाला जी के एक आदमी से डांग छीन ली और पहला वार लाला जी पर ही किया, जो घोड़ी पर बैठा बैठा हुक्म दे रहा था। वार लाला जी की कमर पर लगा और वो उलटकर घोड़ी से जमीन पर आन गिरा और चीखने चिल्लाने लगा। इसके बाद शाहदीन ने इस डांग से लाला जी के सारे आदमियों को जख्मी किया। देखते ही देखते वहां चीखते चिल्लाते और जख्मी हालत में लोग भाग निकले। अफरा तफरी में लाला जी की घोड़ी वहीं रह गई। इतने में इर्द गिर्द खेतों में काम करने वाले भी लोग शादीन की मदद को आ गए, लेकिन लाला जी और उसके आदमी वहां से जा चुके थे। लोगों ने शादीन को हौसला तसल्ली दी कि अब लाला जी के आदमी आए तो इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लाला मूलचंद को भी इस बात का रंज था कि उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी। इस तरह लोगों पर से उसका रौब खत्म हो जाता। वो अपने आदमियों को साथ लेकर थाने पहुंचा। थानेदार भी एक हिंदू था। वहां रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक मुसल्ला जिसका नाम शाहदीन है और इसका मकरूज है, रकम देने से इनकारी है। दूसरे, इसने कर्ज देने की बजाय लड़ाई झगड़ा किया है और हमारे आदमियों को मार पीट कर लहूलुहान भी किया और हमारी गोड़ी भी इसने छीन ली है। लाला मूलचंद ने थानेदार की मुट्ठी गर्म कर दी और इससे कहा कि इस नीच को सबक सिखाना है। थानेदार ने लाला जी की राम कहानी सुनी और फिर इसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत FIR दर्ज कर ली, जिसमें लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई, रकम की अदम अदायगी और घोड़ी छीन लेने यानी चोरी चकारी की दफात शामिल करके शाहदीन को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। शाम को थानेदार पुलिस की नफरी लेकर शाहदीन के डेरे पर पहुंचा, जो अपने माल मवेशियों की देखभाल में मसरूफ था। शाहदीन अचानक पुलिस की नफरी देखकर परेशान हो गया। समझ गया कि सब कुछ लाला जी की इंतकामी कार्रवाई है। ताहम शाहदीन घबराया बिल्कुल नहीं और गिरफ्तारी दे दी। थानेदार चूंकि हिंदू था और उसने लाला से साज़बाज़ कर रखी थी और रिश्वत ले रखी थी, इसने पक्की FIR दर्ज करके और मौके पर मौजूद शहादतें कलम बंद करके इसे ज़ेरे हिरासत रखा। दूसरे दिन शाहदीन के हवारी और गांव का नंबरदार शाहदीन की हिमायत के लिए थाने पहुंचे, लेकिन इन्हें कामयाबी न हुई। थानेदार ने कहा, आप लोग अदालत में जाकर जमानत करा सकते हैं, पुलिस इसे छोड़ नहीं सकती। जमानत के लिए वकील की खिदमत हासिल करें, लेकिन कामयाबी ना मिली। दरअसल तकसीम हिंद से पहले ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती थी कि हिंदू पुलिस ऑफिसर हिंदू की हिमायत करता और मुसलमान पुलिस ऑफिसर मुसलमान की मदद करता। सिख ऑफिसर तकरीबन इस किस्म के मुकदमात में गैर जानिबदारी इख्तियार करता। आगे चलकर यही वजह दो कौमी नज़रिए का बायस बनी कि हिंदू और मुसलमान कभी एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि इनका मजहब, तहजीब और नज़रियात अलग अलग हैं। बहरकैफ कुछ देर मुकदमा अदालत में ज़ेर समात रहा। दोनों तरफ से वकला की खिदमत हासिल की गई। मुकदमा चूँकि हर लिहाज से लाला मूलचंद के हक में था, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और शाहदीन को 5 साल की सज़ा सुना दी गई और इसे जेल भेज दिया गया। यहाँ जेल में शाहदीन की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और उसके अंदर इंतकाम की आग सुबह शाम जलने लगी कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो इस नाइंसाफ़ी का बदला हर हालत में लेगा। जेल में शाहदीन की तरह तरह की मुश्किलें पेश आईं, क्योंकि जेल की भी अपनी एक दुनिया होती है। वहाँ जेल में हर कुमाश का आदमी, चोर, डकैत और नामी गिरामी कातिल जमा होते हैं और वो हर नए आने वाले कैदी पर अपनी धाक बिठाने के लिए दादागिरी करते हैं। इसके अलावा जो जेल का अमला होता है, वो जेल में कैदियों के लिए एक तरह के जल्लाद होते हैं। शुरू में शाहदीन को भी जेल में मुख्तलिफ मराहल से गुजारना पड़ा। आगे चलकर इसकी दोस्ती एक सिख कैदी सरदार बहराम सिंह से हो गई, जो कत्ल और डकैती जैसे जुर्म की पादाश में सज़ा भुगत रहा था। उसने शाहदीन को जेल में हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। सरदार जी के इलाकाई और मुलाकाती हर हफ्ते उसे मिलने आते जाते रहते और खाने पीने की अशिया बकसरत उसे जेल में दे जाते। अब शाहदीन को खाने पीने और मशक्क़त करने की फ़िक्र ही ना रही। सरदार बहराम सिंह और शाहदीन की पक्की दोस्ती हो गई और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने लगे कि जेल से रिहाई के बाद दोनों मिलजुल कर अपने अपने दुश्मनों से इंतकाम लेंगे। अभी जेल में आए शाहदीन को 2-2.5 महीने हुए थे कि उसे खबर मिली कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उसकी वालदा भी अपने बेटे के गम में सख्त अलील है। इस खबर ने शाहदीन को अंदर से तोड़ फोड़ दिया। अब उसका एक छोटा भाई था जो खेती बाड़ी के साथ साथ वालिदा का भी ख्याल रखता था। जेल में शाहदीन ने इस गम को दूर करने के लिए अपने अल्लाह से नाता जोड़ लिया। वो अब 5 वक्त का नमाजी बन गया और सुबह के वक्त जेल की मस्जिद में इमाम साहब से कुरान पाक का दर्स भी लेता। अब वो कदरे मुतमईन हाल हो गया। कभी कभी इसका छोटा भाई भी उससे मुलाकात करने जेल आता तो वो शाहदीन को गांव और अपने घर के हालात से आगाह भी कर जाता।
शादीन अपने भाई को कहता कि वो हिम्मत से काम ले और अपनी माँ का ख्याल रखे। इंशाअल्लाह सज़ा ख़त्म होने पर वो वापस गांव पहुंच जाएगा। सुबह शाम का अमल जारी रहा। इसी दौरान शादीन की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह खबर भी शादीन पर बिजली बनकर गिरी, लेकिन इस सदमे को भी उसने बड़ी हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त किया और इसको अल्लाह की रज़ा समझा। अब जेल में शादीन टूट फूट का शिकार हो गया था। अब उसने जेल से रिहाई के बाद लाला मूलचंद से बदला लेने का फैसला कर लिया। ये सारी मुसीबतें इस पर और उसके ख़ानदान पर लाला जी की वजह से ही आई थीं। जब भी इसे जेल से रिहाई मिली, वो सबसे पहले लाला से बदला लेगा और उसे कत्ल कर देगा। जिसने भी उससे कर्जा ले रखा है, सारे के सारे बही खाते वगैरह जला देगा। इसी दौरान शादीन जेल में एक और सदमे से दो चार हुआ। उसके जिगरी दोस्त सरदार बहराम सिंह की सज़ा ख़त्म हुई और उसे जेल से रिहाई मिली। सरदार बहराम सिंह जेल से जाते वक्त शादीन के गले लगकर मिला। मैं तो जेल से रुखसत हो रहा हूँ यार, उसने कहा, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो ही तुम्हारी सज़ा ख़त्म होगी जेल से रिहाई मिलने पर सीधा मेरे गांव आना। जब तुम आओगे तो तुम्हारे दुश्मन से दो दो हाथ करेंगे। ये रखो मेरे गांव का पता। मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। इस दौरान में या मेरे आदमी तुम्हारी मुलाकात करने यहाँ आते रहेंगे। मैंने जेल के दरोगा को भी ताकीद कर दी है कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरे दोस्त शादीन को जेल में कोई तंग ना करे। मेरे पास कुछ रकम भी है, ये भी अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे काम आए, खासकर जब तुम जेल से रिहा होगे, समझे। शादीन ने यह सदमा भी बड़े हौसले से बर्दाश्त किया, क्योंकि सरदार बहराम सिंह की वजह से उसे जेल में बहुत आराम था। ताहम मजबूरी थी। अभी शादीन की जेल से रिहाई के लिए 1 साल का अरसा बाकी था, लेकिन अब उसके लिए एक दिन भी 1 साल के बराबर नजर आता। वो जल्द से जल्द जेल से रिहाई चाहता था और अब वो जेल से फरार की भी सोचने लगा था। इसी दौरान एक हिंदू जेल सुप्रिटेंडेंट तैनात होकर आया। वो जेल के बाहर मंदिर बनाने का फैसला किए हुए था, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी और उसने 10-12 कैदियों को जेल के मंदिर की तामीर के लिए मजदूरी करने के सिलसिले में भेजा। क्योंकि जेलों में ऐसा भी होता है कि जब किसी कैदी की सज़ा ख़त्म होने को होती है तो इसे पैरोल पर कामकाज के सिलसिले में जेल से बाहर हुकूमती मजाज ऑफिसर अपनी सवाबदीद पर भेज देता है और शाम को पहरेदार की निगरानी में वापस जेल लाया जाता है। शादीन को भी जाने के लिए कहा गया, लेकिन शादीन ने कहा कि वो एक मुसलमान है, मस्जिद की तामीर के लिए जा सकता है, लेकिन मंदिर की तामीर के लिए हरगिज़ नहीं जाएगा। जब जेल हुकाम को खबर मिली तो उन्होंने हुक्म अदूली का बहाना बनाते हुए शादीन को 5 कोड़े लगाए, जो उसने जवां मर्दी के साथ बर्दाश्त किए। वो हर कोड़ा खाने पर अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करता। जेल में दीगर मुसलमान कैदी उसके इस तर्ज अमल पर बहुत खुश हुए और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अब जेल में उसको हर कोई इज्जत की नज़र से देखता और थोड़ी बहुत उसकी माली मदद भी करते। अब उसके पास 400-500 रुपये की रकम जमा हो गई थी, जो जेल से फरार होने की सूरत में उसके काम आ सकती थी। इस तरह 2 हफ्ते गुजरे कि चंद कैदियों को जेल सुपरिटेंडेंट की कोठी में सफाई के लिए भेजा गया। शादीन भी इन कैदियों में शामिल था और वहां जाने के लिए रजामंद भी था। दरअसल उसने पक्का फैसला कर लिया था कि जो ही उसे मौका मिला वो जेल से फरार हो जाएगा और सीधा अपने दोस्त सरदार बहराम सिंह से राब्ता कायम करेगा। शादीन ने सरदार बहराम का पता संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। पहले वो दिन कोठी में सफाई करता रहा और वहां से फरार होने के रास्ते देखता रहा। उसने सोच लिया था कि वो कैसे निकलेगा। शाम को वापस जेल आ गया। दूसरे दिन जब रवाना हुआ तो उसने जेल की वर्दी के अंदर एक खद्दर की सफ़ेद कमीज पहन ली और एक लुंगी अपने सर पर बांध ली। ज़रूरी चीज़ें भी उसने अपने पास रख ली। इस दिन उसने कोठी से फरार होना था। वो मामूल के मुताबिक सुबह से अपने काम में मसरूफ़ हो गया, साथ साथ वहां से फरार का मौका भी देखने लगा कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा। दोपहर को जेल से कैदियों का खाना आया। उनकी निगरानी करने के लिए जेल का एक कांस्टेबल भी मौजूद था। हर कोई दोपहर को खाना खाने के बाद 1-8 घंटे के लिए आराम करता और हल्की फुल्की नींद में चला जाता। शादीन ने देखा कि ये वक्त और मौका मुनासिब है। उसने दूसरे कैदियों के साथ दोपहर का खाना खाया। फिर हर एक ने 1-8 सिगरेट के कश लगाए। निगरानी पर मामूर कांस्टेबल भी खाना खाने के बाद बंदूक एक तरफ रखकर बरामदे में सो गया। दूसरे कैदी इधर उधर कामकाज में मसरूफ हो गए थे। ये वक्त शादीन के फरार के लिए मौजू तरीन था। वो वहां से पेशाब करने के बहाने से सहन से जरा हटकर एक कच्चे पक्के कमरे में गया। जल्दी जल्दी अपनी जेल की वर्दी बदली और कमीज और लुंगी पहनकर बड़ी राजदारी से
कांस्टेबल के पास आया जो गहरी नींद सोया हुआ था। शाहदीन ने इसकी बंदूक पकड़ी और 7 गोलियों वाली पेटी भी अपनी गिरफ्त में ले ली और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ कोठी से बाहर चला आया। बाहर सड़क सुनसान थी। उसने वहां एक गली का रुख किया। 1-2 फर्लांग पैदल चलता रहा। आगे चलकर उसे एक टांगा नजर आया। उसमें बैठकर सीधा लारी अड्डे पहुंचा। वहां उसने कुछ खाने पीने के लिए सामान और एक चादर खरीदी जो उसका हुलिया बदलने और बंदूक छुपाने के लिए जरूरी थी। लारी अड्डे पर लोगों का हिजूम था। जल्दी जल्दी उसने बस पकड़ी और अपनी मंजिल को चल दिया। मगरिब के वक्त बस ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। शहर से आगे उसने सरदार बहराम सिंह के गांव जाना था। दरिया का किनारा था, जंगल बेला था। रात उसने शहर में एक होटल में गुजारी। सुबह सवेरे वो पैदल सरदार बहराम सिंह के गांव की तरफ चल निकला। ठीक दोपहर 12 बजे के करीब शाहदीन बखैरियत सरदार बहराम सिंह के गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि बहराम अपने गांव कभी कभार आता है। दूर जंगल में उसका डेरा है। सरदार बहराम सिंह के घर वालों ने उसकी खूब आओ भगत की, क्योंकि उसने अपने घर वालों से कह रखा था कि जेल में उसका एक दोस्त शाहदीन था, शायद वो किसी वक्त गांव से मिलने आए। घर वालों ने घोड़ी पर बिठाकर उसको सीधा सरदार जी के पास उसके डेरे पर पहुंचा दिया। अचानक जब जंगल में शाहदीन को सरदार जी ने अपने सामने देखा तो खुशी से उसका इस्तकबाल किया और बगलगीर हो गया। ओए शाहदीना, तेरी कैद खत्म हो गई? उसने पूछा। अरे अभी कहाँ सरदार जी, शाहदीन ने बताया। फरार होकर यहाँ पहुंचा हूँ। ए ते होर भी चंगा कीता ही, जवाबन बहराम सिंह ने खुश होकर कहा। जी खुश कर दिता है। ए मेरे वीर, आराम दे नाल रहे। अच्छे तेरे हवा नू भी कोई नहीं पहुंच सकता। ये जगह शाहदीन के लिए बहुत ज्यादा महफूज थी। शाहदीन ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। अगर वो जेल से सीधा अपने गांव का रुख करता तो इसके लिए परेशानी और मुश्किल भी हो सकती थी, क्योंकि जब कैदी फरार होकर जाता है तो सीधा अपने घर की राह लेता है और पुलिस भी सबसे पहले वहां छापा मारती है। वहां पता चला कि शाहदीन सिपाही की बंदूक लेकर कहीं फरार हो गया है। फौरन जेल हुक्काम को इत्तला दी गई। जेल हुक्काम हरकत में आ गए। फराइज में कोताही बरतने की पादाश में सिपाही को मुअत्तल कर दिया गया। फौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई और पुलिस पार्टी इसी वक्त शाहदीन के गांव पहुंची। वहां से मालूम हुआ कि शाहदीन गांव नहीं आया। ताहम पुलिस ने वहां के नंबरदार को ताकीद की कि जो ही शाहदीन अपने गांव आए फौरन पुलिस को मुत्तला करे। नंबरदार और गांव के लोगों की हमदर्दियां शाहदीन के साथ थीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि साहूकार के सुलूक की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, जो सरासर नाइंसाफी थी। अगर वहां आता भी तो उन्होंने शाहदीन की मुखबिरी हरगिज नहीं करना थी, क्योंकि गांव के लोग तो पहले ही साहूकार से नाखुश थे। रात को शाहदीन बड़े सुकून से वहां सोया। सुबह हुई तो सरदार बहराम सिंह ने एक बकरा मंगवाया और शाहदीन से कहा कि इसे अपने हाथों से ज़ुबह करे। वो अपने दोस्त की आमद पर जंगल में एक पुरतकल्लुफ पार्टी करेगा। सरदार जी के और भी कुछ दोस्त वहां पहुंच गए। दोपहर का खाना हर एक ने पेट भर के खाया। देसी शराब का भी एहतमाम था, लेकिन शाहदीन ने इनकार किया कि वो शराब को हाथ नहीं लगाता। सरदार बहराम सिंह भी अपने दोस्त की तबीयत और आदत को समझ गया, लिहाजा उसने शाहदीन को ज्यादा मजबूर नहीं किया कि वो शराब पिए। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। सरदार के कारिंदे अक्सर रात को चोरी चकारी और डाका जनी करने निकल जाते। सुबह को जंगल में सरदार के अड्डे पर पहुंच जाते। लूटा हुआ माल सरदार इनमें तकसीम कर देता और कुछ माल अपने पास रख लेता। एक हफ्ते बाद शाहदीन ने सरदार जी से कहा कि वो अपने गांव जाना चाहता है। इसका दिल अपने भाई को मिलने के लिए बेताब है। सरदार बहराम सिंह ने कहा कि ठीक है, लेकिन वो इसे अकेले हरगिज नहीं जाने देगा। न जाने गांव के लोग उसके साथ क्या सलूक रवा रखें। सबसे पहले सरदार जी ने शहर अपने एक आदमी को भेजा कि वो वहां से एक सर की विग और दाढ़ी खरीद लाए। दूसरे दिन सरदार जी का आदमी शहर से एक मसनूई दाढ़ी और बालों वाली एक विग खरीद लाया। सरदार बहराम सिंह ने शाहदीन से कहा कि ये दोनों चीजें रख लो, सुबह सवेरे तुम्हारे गांव हम दोनों जाएंगे और वहां की सूरत हाल का जायजा लेंगे। एक से के हुलिये में जब तुम जाओगे तो साथ में मैं भी हूँगा, तो वहाँ गांव के लोग तुम्हें एक सिक्के रूप में देखकर नज़रअंदाज कर देंगे। अगर तुम शाहदीन के रूप में वहाँ जाओगे तो हो सकता है कोई तुम्हारी मुखबिरी पुलिस को कर दे, तो इस सूरत में तुम्हें दोबारा जेल हो सकती है। शाहदीन को सरदार बहराम सिंह का मशवरा पसंद आया। वो सुबह सवेरे प्रोग्राम के मुताबिक
नींद से बेदार हुआ, नमाज अदा की, अल्लाह को याद किया और अपना हुलिया तब्दील किया। अब वो एक सिख के रूप में था। इसी दौरान सरदार बहराम सिंह ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की और दोनों दोस्तों के लिए अलहदा अलहदा घोड़े भी तैयार किए गए और वह उन पर सवार होकर अल्लाह और गुरु का नाम लेकर अपनी मंजिल को चल दिए। दोपहर को लंबा और थका देने वाला सफर करके शाहदीन के गांव पहुंच गए। सबसे पहले शाहदीन ने अपने गांव को एक नजर देखा। उसकी आंखें भर आईं। दोनों ने घोड़ों पर सवार गांव का एक चक्कर लगाया। लोग इन्हें राहगीर सिख समझकर नजरअंदाज करते रहे। किसी भी आदमी ने इन्हें नहीं पहचाना। वहां से शाहदीन अपनी जमीनों पर आ गया, जहां उसका छोटा भाई कामकाज में मसरूफ था। उन्होंने शाहनवाज से सलाम दुआ ली। शाहनवाज ने देहाती रवायात के मुताबिक उनको डेरे पर बिठाया और लस्सी पिलाई। शाहदीन भाई से मिलने को बेचैन था। आखिर शाहदीन से ना रहा गया। वो अपने छोटे भाई को देखकर जज्बात में आ गया। अंदर कमरे में गया, अपनी पगड़ी और मसनूई दाढ़ी उतारी और शाहदीन के रूप में कमरे से बाहर आया और फौरन छोटे भाई के गले रखकर रो पड़ा। शाहनवाज भी ये सब देखकर हैरान हो गया कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। दोनों भाई देर तक आपस में गले मिलकर मिलते रहे। सरदार बहराम सिंह ने दोनों भाइयों को हौसला दिया और वह कतरे नॉर्मल हुए। शाहदीन ने शाहनवाज से घर के अहल और हालो अहवाल, माँ बाप की फौतीदगी के मुतालिक पूछा और गांव के मुतालिक बातें करते रहे। बहराम सिंह ने शाहदीन के छोटे भाई को बताया कि वो किसी से हमारी आमद का गांव में जिक्र न करे। हम यहाँ तुम्हें मिलने आए हैं क्योंकि तुम्हारा भाई जेल से फरार होकर तुम्हें मिलने आया है। अगर इस बात की खबर गांव वालों को हो गई तो हो सकता है कि कोई पुलिस को खबर कर दे। शाहनवाज भी इस बात को समझ गया। आप मुतमईन रहें, शाहनवाज ने कहा, मैं किसी को भी भाई की आमद का नहीं बताऊंगा। फिर वो इनसे इजाज़त लेकर घर गया। इनके लिए खाना तैयार करके लाया। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। दूध लस्सी से भी खूब तवाज़ो की और कहा कि वो लोग कुछ दिन यहाँ क़याम करें। उसने भाई से बहुत सारी बातें करनी हैं। आज रात हमने यहाँ से हर हालत में कूच करना है, बहराम ने शाहनवाज से कहा। हमें एक ज़रूरी नौयत का काम है। अब हम गाहे बगाहे तुम्हें मिलने आया करेंगे। शाहदीन ने जब अपना गांव, अपने खेत देखे, अपने भाई से मुलाकात की तो इंतकाम की आग उसके सीने में जलने लगी कि लाला मूलचंद की वजह से उसे ये वक्त और हालात देखने पड़े। आज रात हर हालत में लाला से बदला लेगा। इसका इल्म सबसे पहले बहराम सिंह को भी था, क्योंकि जेल में सारी कहानी शाहदीन ने उसको सुना रखी थी और बहराम सिंह ने उससे वादा भी किया था कि जब जेल से आज़ादी मिलेगी तो लाला को जहन्नम रसीद करेंगे। आज रात लाला मूलचंद से हिसाब चुकता करना है सरदार जी, शाहदीन ने आग उगलते लहजे में कहा। मेरे सीने में आग भरी हुई है। जब तक इस सूदखोर से बदला नहीं लूंगा ये आग सर्द नहीं होगी। ठीक है शाहू, बहराम सिंह ने गाली देकर कहा। आज इसका काम तमाम कर देते हैं। फिक्र किस बात की। रात का खाना उन्होंने शाहनवाज की धाड़ी पर खाया। कुछ देर बातें करते रहे, फिर अपनी नींद पूरी की। ठीक आधी रात के वक्त उन्होंने शाहनवाज से इजाज़त ली और लाला मूलचंद के गांव की तरफ चल पड़े। आधे घंटे के बाद वो लाला के गांव पहुंचे। लोग आराम की नींद सो रहे थे। गांव में लाला जी का पक्का चौबारे वाला मकान दूर से नजर आ रहा था। वैसे शाहदीन भी कर्जा लेने यहाँ पहले भी आ चुका था और गांव से वाकिफ था। शाहदीन और बहराम सिंह आतिशी असलहे से लैस थे। शाहदीन आज अपने इंतकाम को सर्द करना चाहता था। लाला मूलचंद ने इसके साथ जो कुछ किया था वो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और आंखों में खून उतरा हुआ था। लाला के मकान से कुछ दूरी पर उन्होंने अपने घोड़े बांधे, बंदूकें हाथ में ली, दीवार फलांग मकान के अंदर दाखिल हो गए। नीचे सहन में लाला की बीवी और बच्चे सो रहे थे। लाला वहां नहीं था। लाला किधर है, उन्होंने उसकी बीवी को जगाकर पूछा। वो ऊपर चौबारे में सोया हुआ है, बीवी ने डरते डरते कहा। बहराम सिंह इसके बीवी बच्चों पर बंदूक तान कर खड़ा रहा, जबकि शाहदीन बड़ी दिलेरी के साथ ऊपर चौबारे में जा पहुंचा। देखा कि लाला बड़ी सुकून की गहरी नींद सोया हुआ है। शाहदीन ने इसे जगाया। लाला जी ने देखा कि एक शख्स हाथ में बंदूक लिए खड़ा है। लाला जी, अब उठ बैठो, शाहदीन ने कहर भरी आवाज में कहा। बहुत कुछ खा पी लिया, अब भगवान के पास जाने के लिए तैयारी करो। मुझे माफ कर दो। लाला खौफ के मारे उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। जो माल, सोना, रुपया, पैसा लेना है ले लो, लेकिन मुझे जान से न मारो। लगता है तुम्हें जान बड़ी प्यारी है लाला, शाहदीन ने कहा। ठीक है, लाओ, किधर है माल, रुपया, पैसा, चांदी, सोना। लाला जी ने अपने तकिए से चाबियों का गुच्छा पकड़ा। ये लो, नीचे कमरे में अलमारी है, सब कुछ वहां है, ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो, लाला ने कहा।
ऐसे नहीं लाला, शादीन ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, तुम मक्कार हो। गरीबों का सारी उम्र खून चूसते रहे हो, आज तुम्हारा आखिरी वक्त है। मेरे साथ नीचे वाले कमरे में चलो और अपने हाथों से अलमारी खोलो। चलता हूँ महाराज, अभी चलता हूँ। लाला नीचे उतरकर सहन में पहुंचा तो ये देखकर और खौफजदा हो गया कि एक खौफनाक ढाटापोश मुसल्ला डाकू उसके बीवी बच्चों पर बंदूक ताने खड़ा है। लाला समझ गया कि उसके घर डाकू आ गए हैं। लाला जी ने अलमारी का ताला खोला। सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब कुछ वहां मौजूद था। बड़ी तसल्ली के साथ एक थैले में सब कुछ डाल लिया गया। अब बताओ वो बही खाते कहाँ हैं? शाहदीन ने कहा, जिनके जरिए तुम गरीब लोगों का खून चूसते हो। अलमारी के अंदर ही एक छोटा सा संदूक था जिस पर कुफल लगा हुआ था। लाला ने वो खोला तो वो बही खातों से भरा हुआ था। शादी ने इस संदूक को भी अपने कब्जे में ले लिया। आनन फानन इसके घर को आग लगाई और 2 फायर लाला जी पर किए। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। लूटा हुआ माल उन्होंने पकड़ा और घोड़ों पर सवार होकर रात की तारीकी में भाग निकले। गांव के लोगों ने जब फायर की आवाज सुनी और लाला जी के मकान को आग लगी देखी तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। देखा कि लाला जी के घर डाका पड़ा है और लाला जी खून में लथपथ दम तोड़ चुका है। लेकिन जल्दी जल्दी और घबराहट में शादीन की दाढ़ी और मूछें उसके चेहरे से उतरकर वहीं मकान के सहन में कहीं गिर गईं, जिसका ख्याल शादीन को बाद में आया। बाहर के गांव का लाला जी के घर हुजूम इकट्ठा हो गया। लोगों ने मिलकर आग बुझाई। नंबरदार ने आदमी भेजकर पुलिस को इत्तला कर दी कि उसके गांव में डाकाजनी और कत्ल की वारदात हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस जाय वकुआ पर पहुंच गई। लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। नंबरदार और गवाहों की मौजूदगी में FIR दर्ज हुई। जाय वकुआ से पुलिस को मसनूई दाढ़ी और मूछें भी मिली। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी। इस वक्त इस इलाके में सरदार बहराम सिंह की बड़ी धूम थी। उसके आदमी लूटमार करते थे। इस मरतबा भी लोगों का शक सरदार बहराम सिंह पर था कि ये कार्रवाई भी उसी की हो सकती है। लेकिन पुलिस को जो दाढ़ी और मूछ मिली, इस पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी कि ये कौन शख्स हो सकता है। यकीनन ये सिख नहीं बल्कि कोई हिंदू या मुसलमान है। ये खबर इर्द गिर्द के गांव देहात में भी गर्दिश करने लगी। शाहनवाज को जब पता चला तो उसका ध्यान भी रात को जो मेहमान उसके पास थे उनकी तरफ गया। ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई इनकी हो सकती है, क्योंकि बातों बातों में शाहदीन लाला जी का बार बार पूछता रहा। दूसरे उसके पास से वो लाला जी के गांव की तरफ ही निकले थे। फिर सबसे बड़ी शक वाली बात यह थी कि लोगों ने बताया कि एक डाकू सिख नहीं था बल्कि वो सिख बना हुआ था। घबराहट में डाका डालते और कत्ल करते वक्त उसकी अपनी दाढ़ी मूछें लाला जी के घर में गिर गई थी। शाहनवाज समझ गया कि ये वारदात उसके भाई और उसके साथी सरदार ने की है, लेकिन शाहनवाज ने खामोश रहने में ही मसलहत समझी। वो साहूकार के गांव गया ताकि वहां के हालात का जायजा ले और अगर भाई शादीन के लिए कोई खतरा हो तो उसे खबरदार कर सके। लेकिन हतमी नतीजे पर कोई भी पहुंच न सका कि ये कार्रवाई आखिर किसकी है। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और इर्द गिर्द देहात में अपने मुखबिरों का जाल फैला दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 गोलियां ऐसी बंदूक से फायर की गईं जो इस वक्त थानों में इस्तेमाल होती थी। अब पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाने लगी कि कुछ अर्सा पहले शाहदीन पुलिस कांस्टेबल की बंदूक लेकर फरार हुआ था। खोजी ने खुरे उठाए तो उसने निशानदही की कि कातिल 2 थे और घोड़ों पर बैठकर आए थे। ये दोनों घोड़े साथ वाले गांव की तरफ से आए थे जहां शाहदीन का गांव था, और मकतूल लाला मूलचंद ने शाहदीन को जेल भिजवाया था, यानी कत्ल का बाइस भी वाज़ेह था। लाला और शाहदीन की दुश्मनी चली आ रही थी। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये कार्रवाई शाहदीन की हो सकती है और सिख सरदार उसका साथी है, लेकिन सबूत कोई नहीं था। इसी शक की बिना पर पुलिस ने शाहदीन के भाई शाहनवाज को हिरासत में ले लिया। इस बात का इल्म जब शाहदीन को हुआ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने इस बात का जिक्र बहराम सिंह से किया कि इसे पता चला है कि कत्ल और डाका जनी केस में इसके भाई को पुलिस ने पकड़ रखा है। मुझे हर हालत में इसे पुलिस की हिरासत से आज़ाद करवाना है, शाहदीन ने जज्बाती अंदाज में कहा, चाहे इसके एवज मेरी अपनी जान चली जाए। सरदार जी, इस मुश्किल घड़ी में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बसूरत दीगर मैं आज शाम अकेला ही इस थाने में चला जाऊंगा और इस थानेदार को भी कत्ल कर दूंगा जिसने मेरे भाई को हिरासत में ले रखा है। मैं पूरे थाने को आग लगाकर मिट्टी का ढेर बना दूंगा। मेरे दिल में अब खौफ डर नाम की कोई चीज़ नहीं। सरदार बहराम सिंह ने अपने दोस्त की बात बगौर सुनी और मुस्कुराने लगा। हौसला रख यार, उसने शाहदीन के कंधे पर हाथ मारकर कहा। मैं हर हालत में तेरे भाई को पुलिस की हिरासत से आज़ाद कराऊंगा। यारा दी यारी ते जान भी कुर्बान है।
سردار بہرام سنگھ کو معلوم تھا کہ اس تھانے کا انچارج ایک سکھ ہے اور وہ اس کا جاننے والا تھا۔ لڑائی بھڑائی کی بجائے صلح جوئی سے کام لیتے ہیں۔ سردار نے اسی وقت اپنے ایک ساتھی کا انتخاب کیا اور اسے پیغام دیا کہ سردار سنگرام سنگھ کے پاس، جو متعلقہ تھانے کا انچارج تھا، کچھ انعام و اکرام دے کر اسے بھیجا کہ جو ملزم شاہ نواز شک کی بنا پر پکڑ رکھا ہے، اسے ہر حال میں آزاد کر دو، بصورت دیگر میں خود آ کر اسے لے جاؤں گا۔ سردار جی، میری تھوڑی بات کو زیادہ سمجھنا۔ جب سردار سنگرام سنگھ نے سردار بہرام کا پیغام سنا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھا تھا کہ سردار بہرام سنگھ جو کہتا ہے وہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لہٰذا اس نے شاہ نواز کو تھانے سے باعزت گھر جانے کی اجازت دے دی اور واپسی پیغام سردار بہرام سنگھ کو بھیجا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، وقت پڑنے پر میرا بھی خیال رکھنا۔ سردار بہرام سنگھ کو جب شاہدین کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے بھائی کو پولیس نے آزاد کر کے گھر باعزت بھیج دیا ہے تو دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے۔ شاہدین نے فوراً شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب شاہدین نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ ہر ہفتے 15 دن بعد کسی نہ کسی ہندو زمیندار کے گھر ڈاکہ ڈالتا۔ وہ شاہو ڈاکو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ جہاں بہرام سنگھ ڈاکو کی ارد گرد دیہاتوں میں خوف و دہشت تھی، اب وہاں شاہو ڈاکو کا نام بھی لیا جانے لگا۔ جو بھی لوٹ مار کا مال اس کے ہاتھ آتا، سب سے پہلے وہ سردار بہرام سنگھ کے سامنے رکھتا۔ بہرام اور آدھا مال خود رکھ لیتا اور آدھا مال شاہدین کو دے دیتا۔ شاہدین بڑی پابندی سے اپنا نصف مال ارد گرد کے دیہات میں جو غریب مسکین ہوتا، کسی نہ کسی بہانے اس کے گھر بھجوا دیتا، یا پھر گاؤں کے کسی غریب کی لڑکی کی شادی بیاہ کے سارے اخراجات ان کے گھر بھجوا دیتا۔ کچھ رقم کسی آدمی کے ذریعے اپنے بھائی شاہ نواز کو بھی بھیج دیتا۔ جب اسے موقع ملتا وہ خود بھی مل لیتا۔ علاقے کی پولیس شاہدین کی گرفتاری کے لیے جہاں بھی اطلاع ملتی چھاپے مارتی، لیکن شاہدین ہاتھ نہ آتا۔ جس جگہ سردار بہرام سنگھ نے جنگل میں اپنے ساتھیوں کا مسکن بنا رکھا تھا، وہاں پولیس جاتے ہوئے خوف کھاتی تھی۔ ایک دو دفعہ پولیس پارٹی ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے وہاں گئی بھی، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ملی۔ لیکن پولیس کے 2-3 اہلکار ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بن کے اپنی جانیں گنوا بیٹھے، اس لیے پولیس پارٹی وہاں جنگل بیلے میں جانے سے کتراتی تھی۔ پولیس کو اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ جیل سے مفرور قیدی شاہدین اب شاہو ڈاکو کے نام سے علاقے میں ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ اب پولیس نے اس کو اشتہاری قرار دے دیا تھا اور اس کی گرفتاری میں مدد دینے والے کے لیے نقد انعام مقرر کر رکھا تھا۔ شاہو ڈاکو نے واردات کرنے کا اپنا ایک اصول بنا رکھا تھا۔ وہ امیروں ساہوکاروں کو لوٹتا اور لوٹا ہوا مال علاقے کے غربا میں تقسیم کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ علاقے میں وہ ہر دل عزیز تھا اور لوگ اس کی مخبری ہرگز نہ کرتے بلکہ اسے اپنا تعاون دیتے۔ ساہوکار اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ ڈاکے کے لیے وہ بعض اوقات 40-50 کوس تک اکیلا گھوڑے پر چلا جاتا۔ شاہدین ایک رات اکیلا ہی کسی ساہوکار کو لوٹنے کے لیے اس کے گاؤں چلا گیا۔ گھوڑی کو گاؤں سے تھوڑی دور ایک درخت سے باندھ کر کسی نہ کسی طرح ساہوکار کے گھر داخل ہو گیا۔ صدر دروازے کی بجائے شاہو حویلی کے عقب سے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر میں پوری طرح اندھیرا تھا، صرف ایک کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک لڑکی آنکھیں بند کیے بیٹھی رام رام جپ رہی ہے، باقی وہاں پوری طرح سناٹا ہے۔ شاہدین نے بندوق کی نالی لڑکی کی کن پٹی پر رکھ کر کہا، بتاؤ تمہارے گھر والے کدھر ہیں؟ گھر والے سب ایک ہفتے کے لیے یاترا کرنے بنارس گئے ہیں، لڑکی نے جواباً کہا۔ شاید 1-2 دن تک واپس لوٹ آئیں۔ مال سونا چاندی روپیہ پیسہ کہاں ہے؟ شاہو نے پوچھا۔ اور چابیاں کس کے پاس ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ تم ڈاکو ہو، لڑکی نے کہا۔ آدھی رات کو ڈاکو ہی کسی کے گھر لوٹنے آ سکتا ہے۔ بہرکیف مجھے موت کا ڈر نہیں، میں تو اندھی ہوں۔ میری بینائی ایک عرصے سے ختم ہو چکی ہے۔ میرے پتا نے الماری کی چابیاں قالین کے نیچے چھپا رکھی ہیں، تم جا کے لے سکتے ہو۔ شاہو نے چابیاں پکڑیں اور کونے میں پڑی ہوئی الماری کو کھولا۔ ڈھیر سارے سونے چاندی کے زیورات اور خاصے کرنسی نوٹ ملے۔ خوشی خوشی اس نے ایک چادر میں سب کچھ محفوظ کر لیا اور چابیاں واپس لڑکی کے ہاتھ میں تھما دی اور لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ آج خوش اس لیے بھی تھا کہ ڈاکہ ڈالتے وقت کسی نے اس کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ میرے پتا کی دولت تو تم نے لوٹ لی ہے، لڑکی نے شاہو سے کہا، لیکن یاد رکھو ڈاکہ ڈال کر دوسروں کی کمائی لوٹ لینا اور راتوں کو دوسروں کے گھروں کا آرام سکون برباد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں اپنے بھگوان کی پرارتھنا کر رہی تھی، تم میرے گیان دھیان میں خواہ مخواہ مخل ہوئے۔
میرے سکون کو برباد کیا، میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا۔ میں تمہیں کچھ کہہ تو نہیں سکتی، بس یہی بد دعا دیتی ہوں کہ بھگوان تمہیں بھی میری طرح اندھا کر دے اور یہ دولت تمہارے کسی کام نہ آئے۔ شاہو نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اس طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ لڑکی نے اپنی مجبوری اور بے بسی کا رونا رویا تھا۔ یہ معمول تھا کہ ڈاکہ ڈالنے والا جب ڈاکہ ڈالتا تو گھر والے روتے چیختے اور بد دعائیں دیتے تھے۔ وہ بڑے سکون سے لوٹا ہوا مال لے کر دیوار پھلانگ کر حویلی سے باہر آیا۔ چاندنی رات تھی، وہ گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں سے نکل آیا۔ وہ وہاں سے آ تو گیا لیکن اس کا دھیان وہیں اٹکا رہا۔ بار بار اس کے دماغ میں نابینا ہندو لڑکی کے الفاظ گونجتے، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تو بھی میری طرح اندھا ہو جائے اور یہ لوٹ کا مال تیرے کسی کام نہ آئے۔ اس کے ذہن پر اس بد دعا کا خوف بری طرح بیٹھ گیا اور اسے ہر لمحہ یہ خوف ستانے لگا کہ وہ کسی بھی وقت اندھا ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس میں اس کی بینائی جا سکتی ہے۔ یہ خوف وہم بن کر اس کو چمٹ گیا۔ وہ کہیں آتے جاتے، کوئی کام کرتے ڈرنے لگا کہ اس کی آنکھوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ خاصے دنوں سے کسی واردات کے لیے بھی نہیں نکلا تھا۔